आप 1 लाख रुपए जमा करें और हर महीने 3,000, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 रुपये गारंटेड आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ऑफर आप लोगों को भी काफ़ी आए होंगे या आप किसी न किसी को जानते होंगे जिन्होंने इस तरह की स्कीम में इस तरह के व्यक्तियों के साथ इन्वेस्टमेंट किया है। आज हम इन स्कीमों के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी को जानते हैं जिन्होंने इस तरह की स्कीमों में इन्वेस्ट किया है तो इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, लिंक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। अगर 1 लाख पे 3,000 रुपये हर महीने आपको दे रहे हैं तो एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगभग 42% का आता है। 5,000 रुपये अगर आपको दे रहे हैं तो लगभग 80% साल का एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट आता है। अगर इनसे पूछो कि ये इतना कैसे दे रहे हैं तो सिंपल सा जवाब होता है कि शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करके। इस तरह की स्कीमों को पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। ये वीडियो 2 भागों में होगा। पहले भाग में हम पॉन्जी स्कीम को समझेंगे और दूसरे भाग में अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरीज हैं, उनके उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। तो अब समझते हैं कि ये पॉन्जी स्कीम क्या है, कैसे गारंटेड रिटर्न देने वाले अनरजिस्टर्ड बिजनेस कार्य करते हैं। पॉन्जी स्कीम के झांसे में आने से बचने के लिए बेहद जरूरी है कि आप इन स्कीम्स को पहचानें और ये समझ लें कि आखिरकार पॉन्जी स्कीम क्या होती है। तो आज हम मनी गुरु में आपको बताएंगे कि आखिर आप पॉन्जी स्कीम से कैसे बच सकते हैं, क्या होती है ये पॉन्जी स्कीम, कैसे ये काम करती है और इससे बचने के तरीके क्या क्या हैं, कैसे आप इन्हें पहचान सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ amitkukareja.com के फाउंडर अमित कुकरेजा जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पल्लवी। तो आज काफी हम अहम मुद्दा उठा रहे हैं पॉन्जी स्कीम का, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि निवेशक जो हैं इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को यही समझाइए कि आखिरकार पॉन्जी स्कीम होती क्या है। देखिए, वो स्कीम जिसकी कोई डिटेल अवेलेबल ना हो वो पॉन्जी स्कीम होती है। वो स्कीम जहां पे वर्ड गारंटीड बहुत लूजली यूज किया होता है वो पॉन्जी स्कीम होती है। वो स्कीम जहां पे लोग बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, आपको पैसा वापस जरूर मिल जाएगा और बहुत सारे रिटर्न के साथ मिलेगा, वो एक पॉन्जी स्कीम होती है। या वो स्कीम जो किसी भी रेगुलेटर के एम्बिट में या किसी भी रेगुलेटर के नियमों के दौरे में नहीं आती, वो एक स्कीम जो होती है वो पॉन्जी स्कीम होती है। तो जहां भी वर्ड गारंटीड, हाई रिटर्न, नो रिस्क, 100% मनी बैक वर्ड्स यूज हो रहे हों तो इसका मतलब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट की डिटेल में जाके उसको स्टडी करना चाहिए, पैसा लगाने से पहले, बाद में नहीं। बिल्कुल, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसी स्कीम हो जिसे आपने ये कहा जा रहा है कि आपको गारंटीड एक रिटर्न मिलने ही वाला है या आपको बहुत ज्यादा रिटर्न का बार बार लालच दिया जा रहा है, तो ऐसे में आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी किसी एक पॉन्जी स्कीम के शिकार हो रहे हो। तो ऐसे में ऐसी स्कीम के बारे में अच्छे से पता कर लें और उसके बाद ही उसे चुने। लेकिन इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है, आखिरकार ये पॉन्जी स्कीम जो होती है अमित जी काम कैसे करती है, इसमें कैसे जो है निवेशकों को फंसाया जाता है। देखिए, हिस्टोरिकली चार्ल्स पॉन्जी एक इटालियन रेजिडेंट थे जिन्होंने अमेरिका में जाके चार्ल्स डिकेंस के नॉवल को पढ़ के एक पॉन्जी स्कीम बनाई थी। उसमें वो सिर्फ इन्वेस्टर से पैसा लेते थे और जो भी पुराने इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट ली हुई होती थी उनको नए इन्वेस्टर के पैसे को डिवाइड करके बांट देते थे। तो उनको लग रहा था कि वो जितना भी नया इन्वेस्टर का पैसा है वो ब्याज बना के पुराने इन्वेस्टर को देते रहेंगे और उनके पास हमेशा ये पैसा आता रहेगा और ये पुराने इन्वेस्टर्स को खुश करते रहेंगे। तो इसमें अंडरलाइंग एसेट कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि जो भी नए निवेशक बन रहे हैं उनको बोल रहे थे आप भी और नए निवेशक लेके आए तो मैं आपको भी इतना ही रिटर्न दूंगा। वो सिर्फ नए लोगों का पैसा पुराने लोगों को देना और उसमें कोई भी अंडरलाइंग एसेट का नहीं होना, वो एक धोखाधड़ी थी, वो एक बेवकूफ़ बनाने की स्कीम थी जिसके दरमियान काफ़ी लोग उनसे अपनी इलिटरेसी की वजह से उनके शिकार हुए।
कि जब तक इसमें नए नए निवेशक जो है वो जुड़ते रहते हैं तब तक जो है पुराने निवेशकों को पैसा मिलता रहता है, और जब नए निवेशक हमें जो जुड़ने बंद हो जाते हैं तो क्या उसके बाद कोई रिटर्न, कोई पैसा वापस नहीं मिलता है? जी बिल्कुल। जब आपके पास आता हुआ पैसा बंद हो जाए तो फिर वो जाएगा कैसे? वो पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि फिर उल्टा होने लगता है। फिर जिन्होंने पैसे की एक्सपेक्टेशन रखी होती है, जब उनको पैसा नहीं मिलता है तो वो इनके पीछे आते हैं, और जब वो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि अंदर तो कुछ भी नहीं है और उनका नुकसान हो चुका है। तो ये एक डेंजरस स्कीम है जो कम जानकार लोग होते हैं वो इन स्कीम्स में जरूर शिकार बनते हैं। और कैसे जो है ये लोगों में अपना विश्वास जगाते हैं? क्या बार बार जो है उन्हें शुरुआत में ज्यादा रिटर्न दिया जाता है और उसके बाद जो है निवेशकों में ये विश्वास आने लग जाता है कि हाँ ये एक अच्छी जेन्युइन स्कीम है और इसमें निवेश किया जाए और लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए? इन्वेस्टमेंट में हमेशा जो ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप होता है वो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब आपको दिखता है कि मेरे लगाए हुए पैसे पे कुछ रिटर्न आ रहा है और रेगुलर आ रहा है, और अगर आप उसको ऐसे स्टडी करते हैं कि ये प्रिंसिपल पे बैक नहीं है, ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके ऊपर ब्याज की कमाई हुई रकम है, तो आप और खुश होने लग जाते हैं। तब आपको लगता है अरे इतना हाई रिटर्न लगातार चलता रहेगा तो क्यों ना मैं और अपने फैमिली मेंबर्स को बताऊं, क्यों ना मैं और मित्रों को ये स्प्रेड करूं ताकि वो भी पैसा लगाएं और वो भी ऐसे ही रिटर्न को एंजॉय करें। तो वर्ड ऑफ माउथ ऐसी स्कीम को बहुत बढ़ावा देता है, और जब वो वर्ड ऑफ माउथ बहुत फैल जाता है अपने फैमिली में और मित्रों के सर्कल में, तो पैसा कंटिन्यूअसली जाता रहता है इन स्कीम्स में, और जो पुराने निवेशक होते हैं उनको रिटर्न मिलता रहता है तब तक जब तक ये पूरा मतलब स्कीम फूट नहीं जाती या इसकी तहकीकात हो नहीं जाती कि अंदर माजरा क्या था। बिल्कुल। और अमित जी, इसमें क्या लालच ये भी दिया जाता है कि आपको अमूमन जो मार्केट में रिटर्न मिलता है या म्यूचुअल फंड्स में जो आपको रिटर्न मिलता है उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा? क्या ऐसा वाकई होता है कि शुरुआत में उनको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, या ये सिर्फ जो होता है गिमिक होता है और शुरुआत में सिर्फ ये बातें जो है ऐसे फैला दी जाती है कि आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा? जी नहीं, बेहतर रिटर्न की अनाउंसमेंट करना और शुरू में ही बेहतर रिटर्न दे देना ये पॉन्जी स्कीम का सबसे बड़ा साइन होता है। जब आपको लगे कि इतना अच्छा रिटर्न मार्केट के कंपैरिजन में, इतना डिसेंट रिटर्न किस बेसिस पे हो रहा है, आप जब आप सोचते नहीं और सिर्फ उस रिटर्न को एंजॉय करते हैं, तभी आप इस वर्ड को स्प्रेड करते हैं और तभी उस स्कीम में और ज्यादा पैसा जाने लगता है। तो बेहतर रिटर्न, बहुत ज्यादा रिटर्न देना और गारंटीड रिटर्न बोल के उस स्कीम को स्प्रेड करना, ये पॉन्जी की सबसे बड़ी सिम्टम होती है या निशानी होती है। बिल्कुल। तो बेहतर रिटर्न का जो है आपको झांसा तो दिया जाता है, ये भी बार बार कहा जाता है कि अगर आप बाजार में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, उसके असेट्स के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, वो महज आपको रिटर्न दे रही है, आपको लालच दे रही है। तो आपको संभलने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि एक पॉन्जी स्कीम और आने वाले वक्त में आपका पैसा भी डूब जाए। लेकिन एक दावा जो है वो बार बार इस तरह की कंपनियां ये भी करती हैं जो पॉन्जी स्कीम चलाती है कि गारंटेड रिटर्न भी वो देंगी। क्या वाकई जो है कोई कंपनी इस तरह का गारंटेड रिटर्न दे सकती है जैसा कि हमें बाकी हमने देखा है कि पीपीएफ में या एफडी में मिलता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में कोई भी चीज गारंटीड नहीं है। फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट की जो भी बैक्ड स्कीम्स हैं उसमें गारंटीड रिटर्न इसलिए है क्योंकि वो एक तरह से सोवरन प्रोटेक्शन के उसमें आती हैं। तो जो गवर्नमेंट या जो बैंक्स आपको गारंटीड रिटर्न्स देते हैं उसकी एक मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जिसके आधार पे वो रिटर्न देते हैं, और वो रिटर्न हम सबको पता होता है। वो रिटर्न भी वेरी करता है विद टाइम। अब तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या सुकन्या समृद्धि स्कीम है या पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम है या मंथली इनकम स्कीम है, सबके रिटर्न हर क्वार्टर में रिव्यू होते हैं और वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब तो वो भी गारंटीड नहीं है, लेकिन हाँ उस पीरियड के लिए वो गारंटीड रहते हैं जिस पीरियड के लिए आप साइन अप करते हैं। तो गारंटीड रिटर्न तो किसी भी चीज में नहीं होते, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जो भी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं उसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है। फिक्स्ड इनकम एसेट है, इक्विटी है, शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, लैंड है, रियल एस्टेट है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। उस एसेट को समझना और उस एसेट को इकोनॉमिक्स की साइकिल में जोड़ना और ओवरऑल इकोनॉमिक्स से रिलेट करना, ये समझना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, तो ये समझना जरूरी है क्योंकि देखिए सरकारी स्कीम जो है जैसा कि अमित जी ने भी बताया, पीपीएफ हो या एफडी हो, उनके भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बदलते रहते हैं। ऐसे में अगर एक लंबे समय के लिए कोई कंपनी आपको ये दावा कर रही है कि वो आपको गारंटेड रिटर्न देगी, तो आपको संभल जाना चाहिए। क्योंकि अमित जी, अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की या फिर हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट की, वहां पर भी तो कहीं पे भी हमें गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता। फिर ये कंपनियां बार बार कैसे दावा कर देती है, और निवेशक सबसे बड़ी बात है इस झांसे में फंस कैसे जाते हैं कि हाँ उन्हें गारंटेड रिटर्न जो है वो मिल ही जाएगा। देखिए, इस चीज की शुरुआत हमेशा परिचित लोगों के सर्कल में ही होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में कोई हमारे जान पहचान का व्यक्ति, कोई हमारे रिलेटिव या रिश्तेदार, कोई ना कोई हमें जिस पे हम भरोसा करते हैं वो ही इस चीज को शुरू करता है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम एक पढ़े लिखे और अवेयर ह्यूमन की तरह हम उस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं और उस चीज़ को आराम से समझ के तभी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि हमारे कंट्री में फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बहुत कम है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके रिटर्न को इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स स्टैब्लिश करने चाहिए। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि किस टाइप ऑफ रिटर्न पे कितना टैक्सेबिलिटी है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना पड़ेगा, हमें सरकार के साथ मिलजुल के इसको ऊपर करना पड़ेगा ताकि लोग इन स्कीम्स के विक्टिम ना बने या शिकार ना बने। बिल्कुल, तो जितना आप जागरूक रहेंगे और फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसा कि अमित जी ने भी बताया कि जितना बढ़ेगी उतना ही जो है आप इस तरह की पॉन्जी स्कीम से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हर स्कीम के लिए, इस तरह की स्कीम के लिए एक जरूरी बात यह भी होती है कि अमित जी, क्या सेबी का रजिस्ट्रेशन जो है वो हर स्कीम के लिए जरूरी होता है, और इससे भी हम एक बार देख सकते हैं कि वाकई ये कहीं स्कीम जो है पॉन्जी स्कीम तो नहीं है। देखिए, कोई भी ऐसी स्कीम, उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा रेगुलेटर संभालेगा। अगर कोई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है तो जनरली वो आईआरडीए के रेगुलेशन में आते हैं। अगर कोई स्कीम बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या शेयर्स की अंडरलाइंग एसेट पे आधारित है तो वो जनरली सेबी के रेगुलेशन में आते हैं। अगर कोई स्कीम लेंडिंग और बोरोइंग के एसेट पे आधारित है तो वो नॉर्मली आरबीआई के एम्बिट में आते हैं। तो कोई ना कोई किसी ना किसी रेगुलेशन के अंतर्गत उस स्कीम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे रियल एस्टेट है, अब रेरा आ चुका है तो रियल एस्टेट रेरा के रेगुलेशन में आता है। तो कोई ना कोई रेगुलेटर का उस स्कीम से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं पे हम जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जो हमारे साथ बदमाशी या जो भी हमारे साथ धोखाधड़ी हुई होती है वहाँ पे हम अपना क्लेम मार सकते हैं। तो रेगुलेशन का होना और स्कीम का रेगुलेटर से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी रेगुलेटर से आपकी स्कीम जुड़ी हुई ना है तो आप उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाएं। बिल्कुल, तो एक रेगुलेटर का जो है उस स्कीम के साथ जुड़े होना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो ये भी आप खुद सोचिए कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की दिक्कत होती है या कोई फ्रॉड होता है या एक पॉन्जी स्कीम जो है वो साबित हो जाती है वो पॉन्जी स्कीम है, तो आप आखिरकार उसकी शिकायत कहाँ करेंगे। इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान से परखिएगा कि वाकई सेबी या फिर आरबीआई से जुड़ी हुई ये जो स्कीम्स है इनका एक रेगुलेटर है या नहीं है, क्या इनके साथ जो है आरबीआई या सेबी का नाम जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा है। अगर ये रेगुलेटेड स्कीम्स नहीं है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको फंसाया जा रहा है और ऐसे में हो सकता है कि आप शिकार बन जाए। लेकिन अक्सर जो लोग हैं, एक आम तौर पर जो सेविंग स्कीम कोई आती है उसमें और पॉन्जी स्कीम के बीच में जो है धोखा खा जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे कौन से अंतर है जिनसे एक व्यक्ति जो है आसानी से पहचान सके कि कौन सी स्कीम जो है एक जेन्युइन सेविंग स्कीम है और कौन सी स्कीम जो है एक फर्जी पॉन्जी स्कीम है। देखिए, कोई भी अगर आपको ये बोले कि मेरे पास गारंटीड रिटर्न का प्रोडक्ट है, वो पहला साइन है आपके अलर्ट होने का। लेकिन आप फिर भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए और पूछिए और क्या जानते हैं आप स्कीम के बारे में। और अगर वो ये बोले कि मैं आपको स्कीम की डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि ये पैसा किसी ऐसे एसेट में लगता है जो इंडिया के बाहर है या जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो इजीली ट्रेड नहीं होता, या ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट है, या ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बेस्ड प्रोडक्ट है, या करेंसी हेज प्रोडक्ट है, या कोई और हेजिंग प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी बात वो बोले जो आपकी समझ के बाहर है और वो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे जो बहुत पॉलिश्ड है या बहुत रिफाइंड है और आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये कोई ऐसी चीज़ है। शब्दों का इस्तेमाल करें।
आई वुड से हाँ कह सकते हैं। वो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ जरूर बहुत अच्छी चीज होगी, तो इसमें पैसा लगा लेना चाहिए, चाहे हमको समझ में आए चाहे नहीं आए। तो हाई रिटर्न हो और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स ना शेयर करें तो आप, और गारंटीड रिटर्न बोलें तो आप समझ जाइए कि ये डेफिनेटली वर्थ इन्वेस्टिगेशन स्कीम है। बिल्कुल, तो पॉन्जी स्कीम और सेविंग स्कीम में जो है आपको फर्क जरूर करना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए, जैसा कि अमित जी ने भी आपको बखूबी बताया है। लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है अमित जी, वो भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि इन स्कीम्स के साथ जो है, पॉन्जी स्कीम के साथ किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी तो होती नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि किन असेट्स में जो है वो निवेश कर रहे हैं। सिर्फ हमारा पैसा है जो दूसरे पैसे निवेशक तक जा रहा है, या दूसरे निवेशक का पैसा जो है वो तीसरे तक जा रहा है। इसी मॉडस ऑपरेंडी पे तो ये काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमको ये चीज हमेशा अपने जहन में रखनी है कि किसी भी प्रोडक्ट में या एसेट क्लास में जब हम पैसा लगा रहे हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली इजीली कितनी आसानी से अवेलेबल है। अगर उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल है गूगल पे या डॉक्यूमेंटेशन में, जिसको आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं और जिसको किसी रेगुलेटर से जोड़ सकते हैं, जहाँ पे अगर मेरा पैसा डूब जाए तो मैं कहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटाऊंगा, कहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करूंगा। जब वो सारी चीज़ें हों, रेगुलेटर हो, इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो, पास्ट परफॉर्मेंस का रिटर्न डेटा हो, तभी उस प्रोडक्ट में आपको पैसा लगाना है। अगर ये 3-4 चीज़ें नहीं हैं तो आपको उस प्रोडक्ट में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एडवाइजर की भूमिका ऐसे में कितनी हो जाती है, क्योंकि अमित जी हमने देखा है कि लोग अक्सर जो है एडवाइजर की सलाह ऐसे में नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी गारंटेड रिटर्न वाली स्कीम है, इसमें हमें खुद ही निवेश कर लेना चाहिए। तो ऐसे में एडवाइजर जो है वो तो काफी हद तक हमें बचा सकते हैं। देखिए आपको एक चीज समझनी है कि जो मनी रिलेटेड डिसीजन होता है, पैसे से रिलेटेड डिसीजन होता है, वो हमेशा इमोशनल डिसीजन होता है। चाहे आप उसमें कितना भी होमवर्क कर लें, कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कर लें, जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो कोई पास्ट की ऐसी हिस्ट्री होती है या कोई इमोशन होता है जो आपको वो डिसीजन लेने देता है। एडवाइजर आपके डिसीजन को बहुत रैशनल बनाता है, वो आपको इमोशन से डिटैच कर देता है और आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल में जाके बताता है कि इस प्रोडक्ट में ये रिस्क है और ये रिवॉर्ड है। यहाँ पैसा 0 हो सकता है, यहाँ पे पैसा डबल हो सकता है, या यहाँ पे एवरेज रिटर्न है।